हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये इसका आज 13वां सेट है। और सारे क्वेश्चन पिछले जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं वही हैं, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का भाग है? तो ग्लोबल कॉमन्स उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी पर ऐसे संसाधन हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, यानी उन पर सभी का अधिकार है। तो अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। आंसर चौथा है अंटार्कटिका। अब बात करते हैं ग्लोबल कॉमन्स के बारे में। तो ग्लोबल कॉमन्स पृथ्वी पर ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो पूरी दुनिया के लिए साझा हैं, यानी किसी एक देश के अधीन नहीं है। इन संसाधनों का उपयोग सभी देश कर सकते हैं। इन्हें संरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। ग्लोबल कॉमन्स में जो शामिल हैं उनके बारे में बात करें तो गहरे महासागर, वायुमंडल, भारी अंतरिक्ष, ध्रुवीय क्षेत्र यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, खासकर अंटार्कटिका जो वैज्ञानिक शोध और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित हैं। तो ये ग्लोबल कॉमन्स के भाग हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आंसर होगा चौथा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जून 1905 को की गई थी। पूरी डेट भी पूछी जाती है। और कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका उद्देश्य था भारत में सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना था। 1911 में नागपुर से इस सोसाइटी ने अंग्रेजी अखबार था हितवाद और इसका प्रकाशन शुरू किया था, जो उनके विचारों को फैलाने का माध्यम था। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ था, वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आंसर इसका दूसरा है बारडोली सत्याग्रह। ये जो बारडोली सत्याग्रह है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कर के खिलाफ भारत में किसानों का आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन था। इस आंदोलन में गुजरात के बारडोली क्षेत्र, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, तब में किसानों पर लगाए जा रहे 22% कर वृद्धि को रद्द करने की मांग इसमें की गई थी। और कब हुआ था ये आंदोलन? तो प्रारंभ इसका 12 जून 1928 को प्रारंभ हुआ था। सरदार वल्लभ भाई ने इसका नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। आंसर है तीसरा आयरलैंड। और आयरलैंड के संविधान से इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राज्यसभा में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में 12 सांसदों जो राज्यसभा के सांसदों का नामांकन किया जाता है, तो वो प्रणाली भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद यहाँ ब्लैंक स्थान है तो की बराबर होती है, यानी ये किसके बराबर होती है? तो आंसर इसका पहला है, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और जो आज ALP का पेपर हुआ है 25 नवंबर 2024 को, तो ये इसमें पूछा गया सवाल था। तो काफ़ी सारे यहाँ से सवाल रिपीट भी होती हैं। तो आंसर इसका पहला है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब बात करें जो परमाणु के बारे में, तो परमाणु किसी रासायनिक तत्व का सबसे छोटा कण है। यह किसी तत्व की सभी विशेषताएं बनाए रखता है। तो आप एक बार इस इमेज से देखिए परमाणु की संरचना, उसके बाद इसे पढ़ते हैं। तो जो परमाणु की संरचना है, इसमें नाभिक होता है एक, यानी केंद्र, जिसमें 2 कण होते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिस पर धन आवेश वाला कण है न्यूट्रॉन, ये बिना आवेश वाला कण है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाला कण है जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। रासायनिक तत्व और परमाणु किसी भी तत्व का निर्धारण उसके प्रोटॉनों की संख्या से होता है। अब एग्जाम्पल में बात करें तो जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो वहाँ सोडियम कहलाता है। यानी जो सोडियम की परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है, और उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। इसी तरह जब प्रोटॉनों की संख्या 29 है तो वह तांबा है, यानी जो तांबा का परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित एक शाही महल है। आंसर है चौथा, चीन में। बात करें फोरबिडन सिटी के बारे में, तो इसे निषिद्ध शहर भी कहा जाता है।
ये चीन के बीजिंग में स्थित एक विशालशाही महल है और यह 1420 से लेकर 1924 तक यानी 500 सालों से ज़्यादा तक चीन के मिंग और किंग राजवंशों के 24 सम्राटों का निवास और चीन की राजनीतिक केंद्र शक्ति का केंद्र रहा है और इसे अब पेरिस म्यूजियम के रूप में संचालित किया जाता है। यह दुनिया में अभी भी खड़ा सबसे बड़ा संरक्षित शाही महल परिसर है। 1987 में से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। निषिद्ध शहर का निर्माण यानी इसका निर्माण 1406 से लेकर और 1420 के बीच हुआ था। वायु कोष या एल्वियोली का कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है। बात करें फुफ्फुसी एल्वियोली या एल्वियोली के बारे में, तो एल्वियोली फेफड़ों में स्थित एक छोटे छोटे हवा के गुब्बारों जैसे होते हैं। तो आप इसे इमेज से देख सकते हैं एल्वियोली के बारे में। ये श्वसन ब्रांकियोल्स में पाए जाते हैं जो श्वसन प्रणाली के अंतिम हिस्से होते हैं। ऐसे श्वसन तंत्र की मुख्य इकाई होती है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्ण चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल हैं? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई और कोलकाता ये इसमें शामिल हैं। आंसर पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्वर्ण चतुर्भुज भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। यह भारत के सभी 4 प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली ये उत्तर में है, कोलकाता पूर्व में है और ये आप मैप से देखिए इसकी लोकेशन है, आप इमेज से देख सकते हैं। यहाँ पर स्वर्ण चतुर्भुज का ये इमेज है। तो मुंबई पश्चिम में है, चेन्नई ये तमिलनाडु में दक्षिण में से मिलाकर चतुर्भुज बनाता है और इसकी जो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर है। तो इसकी कुल लंबाई भी पूछी जाती है, 5846 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किसकी खोज स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा की गई थी? तो सिंगापुर की खोज इनके द्वारा की गई थी। आंसर है पहला सिंगापुर। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा द्वीप देश है। आप यहाँ मैप में देखिए इसकी लोकेशन दक्षिण सिंगापुर की। तो यह देश भूमध्य रेखा से बहुत पास में स्थित है, लगभग 1 डिग्री उत्तर में है यानी करीब 137 किलोमीटर की दूरी पर है भूमध्य रेखा से उत्तर में। और इसकी राजधानी कौन सी है? सिंगापुर सिटी। आधिकारिक इसकी भाषाएं हैं अंग्रेजी, मलयाली और तमिल। और जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं वो उस देश की सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाती हैं। जो राष्ट्रीय भाषा है मलाई है। तो जो मलाई है तो राष्ट्रीय भाषा वो होती हैं उस देश की सांस्कृतिक भाषाएं होती हैं या संस्कृत में उनका कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका कुछ योगदान होता है। लेकिन जो आमतौर पर उनका प्रयोग ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकारी कार्यों में उनका उपयोग होना ही चाहिए। तो आधिकारिक भाषाएं सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा होती है। सिंगापुर का इतिहास करीब 800 साल पुराना है। पहले यह टेमासेक नाम से जाना जाता था और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसे ब्रिटेन के व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? थर्मन सरमुगरत्नम। तो अभी करंट अफेयर भी आप ये करंट अफेयर से इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर या एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो टोड है एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है। कबूतर पक्षी वर्ग के अंतर्गत, बिल्ली स्तनधारी और जो कछुआ है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है कछुआ। अब बात करते हैं उभयचर या एम्फीबियन वर्ग के बारे में। तो ये असमतापी जंतु होते हैं और श्वसन, क्लोमो, गलफड़े यानी गिल्स, त्वचा और फेफड़ों, तो इन तीनों माध्यम से सांस ले सकते हैं, श्वसन के माध्यम में तीनों। और इनका हृदय होता है 3 बेसमी, तो इनके हृदय पूछे जाते हैं। उभयचर ऐसे जानवर हैं, देखिए जो ग्रुप डी एग्जाम होता है रेलवे ग्रुप डी का, वहाँ काफ़ी ये सवाल पूछे जाते हैं कि इनका हृदय कितने बेसमी होता है? 3 बेसमी। उभयचर ऐसे जानवर हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। उभयचर का शरीर ठंडे खून वाला होता है, यानी ये अपने शरीर का तापमान अपने वातावरण के हिसाब से बदलते हैं। ये 4 पैर वाले होते हैं और एक कशेरुकी यानी रीढ़ वाले जानवर हैं। उभयचर के कुछ एग्जाम्पल हैं तो मेढक, टोड, सैलामेंडर और सिसिलियन, ये सांप जैसा दिखने वाला उभयचर है।
तो ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर वह घटती जाती है? तो ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता पौधों की शीर्ष भाग पर अधिक होती है। आंसर तीसरा ऑक्सिन। जो एथिलीन है, ये हार्मोन एकमात्र हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। अब बात करें ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने की थी। और कब की थी? 1880 में। उन्होंने इसे अंकुरित घास के कोलियोप्टाइस यानी युवा पौधों की पत्तियों को ढकने वाला आवरण पर प्रयोग के दौरान पहचाना था। और इसका मुख्य कार्य पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो इनके मुख्य कार्य भी पूछे जाएंगे। निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से पर होता है, जैसे पत्तियों और कलियों में ऊपरी हिस्से पर। ऑक्सिन के प्रमुख कार्य शीर्ष की प्रमुखता, यानी ये पौधों के मुख्य तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे साइड की शाखाएं यानी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। और पत्तियों का बेलगन, यानी ये पत्तियों को गिरने से बचाता है और खरपतवार को नष्ट कर देता है। अनिषेक फल यानी बीज रहित फल, तो ये हार्मोन बिना परागण के भी फल बनाने में मदद करता है। फसलों को गिराने से बचाता है, यानी फसलों के तने को मजबूत बनाकर उन्हें गिराने से बचाता है ऑक्सिन हार्मोन। तो ये इसकी कुछ खासियत हैं, यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो शुक्र, मंगल और बृहस्पति, ये सभी से ये तीनों ग्रह हैं। और जो बाद बाकी आइपिटस है, जो अलग ऑप्शन है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है, तो इसलिए ये अलग है, बाकी ग्रह हैं। तो आंसर तीसरा होगा आइपिटस। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो मादा कीट होता है वो पहले अंडे देता है, उसके बाद लार्वा बनता है, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद पूर्ण कीट बनता है। तो पहले आएगा अंडा यानी डी, और फिर लार्वा यानी सी, और फिर उसके बाद प्यूपा। तो ये चार प्रक्रियाएं होती हैं कीट के विकसित होने की। तो उसके बाद प्यूपा ऑप्शन पहला होगा, फिर पूर्ण कीट बनेगा यानी ऑप्शन बी। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, DCAB। अब ये जो प्रक्रिया होती है इसे होलोमेटाबॉलिज्म कहा जाता है। होलोमेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कीड़ों के जीवन चक्र में ऐसा बदलाव है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वो वयस्क होता है, यानी जब वयस्क होता है उसे कहा जाता है इमागो। इसे संपूर्ण काया पलट भी कहा जाता है। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? यानी तब वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड लिटन था भारत का वायसराय। तो इसके द्वारा भाषा प्रेस अधिनियम पेश किया गया था। जो लॉर्ड लिटन है, इसका कार्यकाल भारत के वायसराय के रूप में 1876 से लेकर 1880 के बीच रहा था। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। अपनी कविताओं और लेखन के लिए प्रसिद्ध नाम से इसे जाना जाता था इसके लिए, तो उसे ओवेन मेरेडिथ कहा जाता था। कार्यकाल के दौरान रानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई थी। यानी डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1877 को उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये डेट भी पूछी गई है कि कब उन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया था। अकाल आयोग की स्थापना इसके समय की गई थी। रिचर्ड स्टेफी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और आर्म्स एक्ट ये 1878 में पारित किया गया था। भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था इसके द्वारा। भारतीय समाचार पत्र या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये मार्च 1878 को पारित किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे तो उसकी जो प्रेस है उसे जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान कहा गया था। और विशेषकर जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था इसके लिए इन्हें बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था पायनियर अखबार, तो इसके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। गल्प उपन्यास निर्मला द्वारा लिखा गया था। यहाँ विलंब स्थान है, यानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है। आंसर है चौथा, मुंशी प्रेमचंद। थोड़ा देखिए, यहाँ GS अलग है और वहाँ ALP में साइंस ज़्यादा आती है, तो ये समझिए। और जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव।
जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, लमई गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में। और 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था प्रेमचंद, तो उनके आधार पर उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाना लगा। प्रसिद्ध रचनाएं उनकी गोदान, कर्मभूमि, तो ये सारी पूछी जाने वाली रचना है उनकी। कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र, ये अपूर्ण रह गई थी, यानी जो मंगलसूत्र है इनके द्वारा पूर्ण नहीं हो पाई थी। ये भी शायद पूछा गया था एक बार सवाल कि कौन सी उनकी रचना है जो अपूर्ण रही थी, तो ये मंगलसूत्र थी। गबन, मानसरोवर, बाजारी हुस्न, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन, सेवा सदन, रूठी रानी, मनोरमा, प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेमा, ईदगाह, तो आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने 1907 में सोजे वतन यानी राष्ट्र का दुख नामक पुस्तक में 5 लघु कहानियों का अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया था। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो ये 1.44 MB की इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। तो आंसर दूसरा है। जो फ्लॉपी डिस्क है एक पुरानी डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल डेटा यानी जैसे फाइल, दस्तावेज, सॉफ्टवेयर, तो अब ये इनका प्रयोग काफ़ी कम हो रहा है। स्टोरेज करने और कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी। यह पतली लचीली चुंबकीय डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती हैं। एक 8 इंच की, तो इसकी सामान्यतः स्टोरेज होती है 1 MB की, और 1/4 है, यानी 5 की घात है, तो 5.25 इंच की ये मेमोरी फ्लॉपी डिस्क। तो इसकी सामान्यतः स्टोरेज क्षमता होती है वो 1.2 MB की है। तो यहाँ इनकी स्टोरेज क्षमता मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। 3.5 इंच की स्टोरेज जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी क्षमता 1.44 MB की होती है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसे बैरन द्वीप कहा जाता है। आंसर दूसरा है बैरन द्वीप। बात करें बैरन द्वीप के बारे में, तो बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। तो आप यहाँ इसकी लोकेशन मैप में देख सकते हैं, मैप से। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी सुमात्रा से म्यांमार तक फैली ज्वालामुखी श्रृंखला में भी इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये दिशा भी पूछी गई है, ये इसकी दिशा पूछी गई थी एक एग्जाम में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ या ब्लैंक स्थान में पहाड़ियाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। आंसर है दूसरा, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं उत्तरी और पश्चिमी घाट। नीलगिरी पर्वत ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और पश्चिमी घाट आप इसको इमेज में देखिए, नीलगिरी पर्वत यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये मिलन बिंदु है। सबसे ऊंची चोटी इसकी डोडा बेटा है, 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तमिलनाडु में पड़ता है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतों के समीपवर्ती भागों में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में पड़ता है, और मुखकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है केरल में, और एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहाँ केरल में पड़ता है। तो ये 3 इसके सीमा में पड़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान। देव 16 चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 2261 मीटर है, जो अपने नीले गम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। डोडा बेटा पर्वतमाला के दक्षिण में पड़ती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर साल 1600 में। तो राइट आंसर इसका चौथा है 1600 में। और अब इसको समाप्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी है समाप्त कब हुई थी ये भी शायद पूछा जाए। तो 1 जून 1874 को ये समाप्त हो गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा जो इसकी समाप्ति की डेट है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर है चौथा, औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। तो इसका सिद्धांत है संरक्षण और सुरक्षा। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक कौन है?
तो राजविंदर सिंह भट्टी ये इसके महानिदेशक हैं वर्तमान। CISF निजी उद्योगों के साथ साथ भारत सरकार के अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो मुल्कराज आनंद के दोनों उपन्यास हैं। आंसर है दूसरा, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जो अंग्रेजी में भारतीय लेखक हैं, इन्हें आमतौर पर भारतीय समाज में गरीब वर्ग के जीवन के चित्रण के लिए जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1971 में मिला है, 1971। पद्म भूषण मिला है 1968 में। और बात करें इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके बारे में, तो अनटचेबल, पहली बात करते हैं अनटचेबल के बारे में। तो अनटचेबल ये प्रकाशित हुआ था 1935 में। मुल्कराज आनंद का एक पहला और प्रसिद्ध उपन्यास था। यह कहानी भारत में जाति व्यवस्था और अछूतों की दुर्दशा पर केंद्रित है। उपन्यास का मुख्य पात्र है बखा। बखा एक युवा स्वीपर यानी सफाई कर्मी है। उसे शौचालय साफ करने के काम के कारण समाज में अछूत माना जाता है और बहुत भेदभाव सहना पड़ता है। अन्य इनके उपन्यास हैं कुली और द स्वार्ड एंड द सिकल, स्कोर्स द ब्लैक वाटर्स, द विलेज और टू लिप्स एंड ए बर्ड। तो ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है। आंसर है दूसरा, NH8। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है ये राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई को जोड़ता है। यह भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा बनाई गई स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है। यह आप इसे जो लोकेशन है इसकी मैप से देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ये है। साल 2010 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनः क्रमांकन के बाद NH8 और जो दिल्ली से मुंबई तक है और NH4 यानी जो मुंबई से चेन्नई तक है के को एक साथ मिलाकर अब NH48 नाम दिया गया है। तो NH48 ये भी इसकी लोकेशन देखिए आप, तो ये इसकी लोकेशन है, आप इमेज से देख सकते हैं। जो रेड वाला कलर दिख रहा है ये वाला। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आंसर है दूसरा। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं और जो भारत ये सबसे बाद में स्थापित किया गया है अब तक का। तो आंसर है तीसरा, भारतीय। और बात करें जो अंटार्कटिका में भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में, तो भारत के जो अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है जो 1984 में स्थापित किया गया था। 1990 में बर्फ़ में डूब जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया था और बाद में इसे आपूर्ति बेस में बदल दिया गया। दूसरा है मैत्री अनुसंधान केंद्र, ये 1989 में स्थापित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका नाम सुझाया था और नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर BB भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। तीसरा है भारतीय जो 18 मार्च 2012 को स्थापित किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब बात करें SLR के बारे में तो इसे हिंदी में कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR। तो यह भारत में एक नियम है जो वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश देता है कि वे ग्राहकों को ऋण देने से पहले कुछ राशि को विशेष रूप से संरक्षित रूप से रखें। यह राशि नकदी, स्वर्ण, सरकारी बॉन्ड, अन्य सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में हो सकती है। SLR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता यानी द्रव रूप में संपत्ति, ताकि ज़रूरत के समय पर अपने ग्राहकों की मांग पूरी कर सकें। और जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI है, यह निर्धारित करता है कि बैंकों को कितना SLR रखना होगा जिससे यह बैंकों की तरलता पर नियंत्रण रखा जा सके। इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक नहीं हैं। जो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक हैं और फेसबुक को अब मेटा कहा जाता है वर्तमान में। स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड बाइने और स्टीव वॉजनिक
ये इसके संस्थापक हैं। एप्पल इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करती है। 1 अप्रैल 1976 को इसे स्थापित किया गया था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड बेन इनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम एप्पल कंप्यूटर था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदला गया है। तो एप्पल इंक तब किया गया है 2007 में, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये करंट के 2 सवाल हैं यहाँ। आर्थर लेविंसन ने इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्थान का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नियुक्तियाँ पूछी गई और पूछी जाती हैं। तब अनीता भाटिया को बनाया गया था। तो पर्यावरणीय दुर्घटना और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोटक, तो चार्नोबिल, ये जो रूस था, तो ये रूस का हिस्सा था। अभी वर्तमान में जो यूक्रेन है उसका हिस्सा है, उसके अंतर्गत आता है। दूसरी घटना है इटालियन डाईऑक्सिन क्राइसिस, ये सेवेसो, ये इटली की घटना है, ये भी सही है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक, ये भोपाल में त्रासदी हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, तो ये टोक्यो में नहीं अमेरिका में दुर्घटना हुई थी। तो ये वाला जो पूछा गया है इस हिसाब से सही है। बात करें इन चारों घटनाओं के बारे में, कुछ डिटेल में देखेंगे घटनाओं के बारे में। देखिए ये जो चेरनोबिल आपदा है ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन में। तब सोवियत संघ का ये हिस्सा थी। और सेवेसो आपदा एक औद्योगिक दुर्घटना थी, 10 जुलाई 1976 को हुई थी, इटली में हुई थी। ये एक छोटे से रासायनिक विनिर्माण संयंत्र में हुई थी। भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी, तो ये तिथि थी 2 से 3 दिसंबर, यानी जो रात थी तो उस वजह से 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। ये एक रासायनिक दुर्घटना थी और कारण था अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस काफ़ी फैल गई थी, यानी MIC फैल गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, तो ये तिथि थी 28 मार्च 1979 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019, यानी वित्तीय साक्षरता वीक 2019 का विषय पूछा गया है हिंदी में। तो फार्मर्स तब इसका विषय था यह। और बात करें अब के बारे में, तो वित्तीय साक्षरता भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत की गई थी इसकी 2016 में। तो 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है RBI के द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 में 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 तक मनाया गया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का विषय है सही शुरुआत करें और वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। उद्देश्य है इसका मनाने का बचत और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति और छात्रों के प्रति बैंकिंग आवश्यकताएं, डिजिटल और साइबर स्वच्छता जैसे विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जो तृतीय क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान है इसका। आंसर है तीसरा तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र तो ये इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें डॉक्टर, शिक्षक, बैंक कर्मचारी, दुकानदार, परिवहन, टूरिज्म आदि आते हैं। 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ डायनासोर इक्थोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो काफ़ी पुराना करंट पूछा गया था, लेकिन अभी जो देखेंगे वहाँ जो ALP में करंट पूछा गया है वो इसी साल का बता रहे हैं। तो ये गुजरात में मिला था। और बात करें जो पिछले साल जो डायनासोर मिला है, शायद पिछले साल ही मिला था, तो जैसलमेर में एक डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, तो वो भी काफ़ी प्रचलित रहा था, चर्चित था। तो ये बात याद रखिएगा कि वहाँ जीवाश्म कहाँ मिला था, अगर पूछा जाए राजस्थान में तो जैसलमेर में मिला था। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल टैंपू मध्य का नाम बताएं।
तो इसे जिब्राल्टर जल डब्ल्यू मध्य कहते हैं। ये इसकी लोकेशन है मैप में, आप देख सकते हैं मैप से। बात करें जिब्राल्टर जल डब्ल्यू मध्य के बारे में, तो अटलांटिक महासागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ता है। अलग करता है किसे? स्पेन जो यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका का देश है, इन दोनों को अलग करता है। 14.2 किलोमीटर की इनकी न्यूनतम चौड़ाई है, जो इनकी इसके बीच की न्यूनतम चौड़ाई है। इंपोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इंग्लिश चैनल वहाँ पूछा गया था, तो ये अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। यह दोनों की जो चित्र से आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। और बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर इन दोनों को जोड़ता है। और अलग किसे करता है? तो रूस का जो चुकची प्रायद्वीप है और अलास्का का सेवार्ड प्रायद्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। ये अलास्का के हिस्से में आता है और ये रूस के में चुकची प्रायद्वीप। हडसन जल डब्ल्यू मध्य कनाडा में एक जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। यह जल डब्ल्यू मध्य बफिन द्वीप और नुनावेक के बीच स्थित है। एक कनाडा के नुनावुत क्षेत्र का हिस्सा है। तो इन दोनों को, इन सभी की मैंने आपको इमेज साथ ही दी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी सैन्य छावनी शहर है? तो भारत में कई सैन्य छावनी शहर हैं, तो इनमें से सूरत, कोटा और उदयपुर ये सैन्य छावनी शहर नहीं है। जो जालंधर है पंजाब में, ये सैन्य छावनी शहर हैं। और बात करें भारत के जो अन्य सैन्य छावनी शहर हैं उनके बारे में, तो अम्बाला ये हरियाणा में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, मेरठ ये उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, पुणे महाराष्ट्र, सिकंदराबाद तेलंगाना और डगसाई हिमाचल में, जोधपुर राजस्थान में। ये एक गणित का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आप ये इतने हार्ड क्वेश्चन सभी नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ कि जो वहाँ जो शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 2 रीजनिंग और 2 ही मैथ के लेता हूँ। संख्याओं यानी 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाना चाहिए ताकि जो प्राप्त शेषफल शेष अनुपात में हो। अब यहाँ शेष अनुपात के बारे में बात की गई है, तो पहले इन्हें एक समान अनुपात में रख लेते हैं। तो 26 बट्टे या 44 बराबर में, यानी समान अनुपात होगा तो बराबर में ही आता है। और 56 बट्टे 104। अब प्रत्येक में से कितना घटाना है? तो प्रत्येक में से माने x घटा रहे हैं, तो प्रत्येक से x घटाएंगे, इससे x और इन सभी चारों से x। अब जब इनको निकालने का तरीका ये है कि पहले जो पद हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 44 में से अगर 26 आएगा तो 18 और ये बराबर में अनुपात में या बराबर अनुपात में रखते हैं। तो 56 अगर 104 में से 56 जाएगा तो यहाँ आएगा 14 में से 6 गया तो 8 और 9 में से 5 तो यह 4 48। अगर इनको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 3 बार और 6 से 8 बार इनका अनुपात आया है 8, 3 और 8। तो जो 3 इधर आया है तो 3 का ऊपर वाले पद से इधर गुणा करेंगे और ये जो 8 इधर आया है तो 8 का इस वाले पद से ऊपर गुणा करेंगे। तो अब इनको गुणा करें, तो अगर 8 का गुणा करेंगे तो 8 6 48, 8 दूनी 16, 16 और 8 16 और 4 हासिल 4 है ना, 4 तो 20 आएगा। तो 208 ये आया है माइनस के 8x, ठीक है यहाँ तक। और फिर 3 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा 56 से करेंगे तो 36 18 और 5 15 15 और 1 16, 168 ये आया है माइनस का। और 3 का गुणा होगा x से, तो x से 3x माइनस में 3x इधर है और 8x इधर है। तो अगर 8x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर, तो ये इधर होगा 5, इधर होगा प्लस में, यानी तो ये प्लस में 5 आएगा कट के प्लस में, बराबर यहाँ 208 है और ये 168 है। अगर 168 इधर जाएगा तो ये कटेगा, तो यहाँ आएगा 40। तो x बराबर आएगा 5 का भाग अगर 40 में देंगे तो 8 आएगा। तो जो x बराबर यानी कितना घटाना है, x बराबर सभी में से घटाना है 8, x का मान आया है 8, तो आंसर होगा इसका तीसरा वाला 8 ही सभी से घटाना है, तो समानुपात क्रम में
आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है गणित का, सेक माइनस कोसेक थीटा बराबर में 0 है, तो 2 साइन 2 थीटा है माइनस 3 कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जब जब यहाँ सेक है तो इसे 1 कॉस लिख सकते हैं, और यह कोसेक है, तो अगर ये माइनस में इधर अगर इसे इधर लाएंगे यानी दूसरे पक्ष में लाएंगे तो यहाँ ये कोसेक बन जाएगा, इधर आ जाएगा बराबर में। और इसे जो कोसेक है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो साइन है यानी 1/cos आया है बराबर में 1/sin, तो अगर साइन को इधर लाएंगे तो ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और बराबर में 1 आएगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा बराबर 1 आएगा जब, तो टेन ये जो एक मान होता है टेन 45 का मान होता है, तो इसका जो टेन थीटा बराबर होगा 45, तो थीटा बराबर आएगा 45। तो यहाँ इसमें मान रखेंगे जब थीटा का, तो थीटा बराबर 45 आया है, तो टू थीटा में जब जो साइन 2 थीटा है तो यहाँ जब इसका मान रखेंगे तो 2 का गुणा होगा फिर साइन, और साइन 90 होगा क्योंकि 2 का इसमें गुणा होगा थीटा में, तो 90 माइनस 3 और 3 कॉस 2 थीटा, तो 3 गुणा यहाँ 45 का गुणा होगा और 3 गुणा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 90 आएगा। अब 2 और साइन 90 का मान होता है 1 माइनस कॉस 3 कॉस यहाँ 90 होगा, तो 90 का जो कॉस 90 का मान होता है 0, तो पूरे जब 0 का गुणा होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ मान कितना है 2 आए हैं, 1 का गुणा 2 से तो 2 ही आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर इसका पहला होगा 2। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो महिलाएं और विवाहित महिला और महिला चिकित्सक हैं, तो कुछ जो ये हैं तो सभी महिलाएं ही, लेकिन कुछ महिलाएं विवाहित हो सकती हैं और कुछ महिलाएं चिकित्सक। तो ये तीसरा वाला ये सही है, जो तीसरा वाला दिया गया है ऑप्शन। राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। और कथन ए, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो धारणा ये है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, तो ये वाला ठीक है। रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। अब देखिए कोई रोगी है तो कोई जो डॉक्टर बताते हैं तो हम गंभीरता से उसे लेते हैं, तो ऐसा ये कहना गलत होगा। तो पिछली दवाई जब काम नहीं करेगी तो अगली दवाई दूसरी बदलने को हम कहते हैं। तो इसलिए जो पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ है, इस वजह से बदल दिया है ये नुस्खा। तो इसलिए जो अवधारणा पहली अवधारणा सही है, केवल धारणा एक निहित है। आंसर दूसरा है। स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करता है। तो ये मंडी ट्रेडर्स प्लेटफार्म है। आंसर दूसरा है मंडी ट्रेडर्स प्लेटफार्म। कौन से बिमस्टेक देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में भाग नहीं ले रहे हैं। तो भारत और भूटान ये दोनों देश इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, और इसमें जो चीन की परियोजना है इसमें 150 से अधिक सदस्य जो देश हैं भाग ले रहे हैं, और भूटान और भारत इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, और जो बाकी भारत के पड़ोसी देश हैं अधिकतर इसमें भाग ले रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इसे चीन में वन बेल्ट वन रोड या न्यू सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है, और 2013 में इसकी शुरुआत चीन के द्वारा की गई थी। और यह एक ऐसी परियोजना है जहां चीन कई देशों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, अन्य डिजिटल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है ताकि व्यापार आसान और तेज हो सके। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना है। इसे आधुनिक सिल्क रोड भी कहा जाता है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है, 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। और इसकी लोकेशन आप मैप में ये देख सकते हैं, इमेज से आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गों से प्रेरित है
और मुख्य रूप से दो भागों पर आधारित है ये रोड। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट यानी स्थल मार्ग, और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड यानी समुद्री मार्ग पर आधारित है। तो स्थल और समुद्री मार्ग दोनों पर आधारित है। वर्तमान में 150 से अधिक देश इसमें शामिल हैं। और इसके कुछ सदस्य देश हैं उनके बारे में बात करें, यानी जो इसमें शामिल हैं, तो अफगानिस्तान इसका अपना पड़ोसी है, ये इसमें शामिल है। म्यांमार ये भी इसमें शामिल है। नेपाल, पाकिस्तान, इराक और मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, माली, थाईलैंड और बांग्लादेश, तो ये इसके प्रमुख देश हैं, इसमें शामिल हैं। तो जो बिम्स्टेक में शामिल हैं वो 7 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। तो भूटान और भारत इसमें से शामिल नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ये इसके शामिल हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों में से हैं। और इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और सचिवालय इसका कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14 में की गई है इसकी बात। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का, या संविधान होगा, तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है?